अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली वो चीज़ हो चुकी है जिस चीज़ का तमाम लोगों को इंतजार था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजरायली फोर्सेस राफा बॉर्डर क्रॉसिंग छोड़कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी न्यूज़ वायरल हो रही थी कि एग्रीमेंट हो गया, लेकिन एग्रीमेंट आज सुबह 8:30 बजे इफेक्ट को आया, यानी कि संडे के दिन 19 तारीख को। सीज फायर का एग्रीमेंट आज सुबह से शुरू होने वाला था। इस वास्ते इसराइल क्या करा, जल्दी जल्दी में जितने भी उसके पोटेंशियल टारगेट थे उनको निशाना बनाया। और ये एग्रीमेंट भी 3 फेज में होने वाला है। फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड फेज क्या है, थर्ड फेज क्या है, तीनों आपको बता देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको नए नए अपडेट्स मिल सके। पहला जो स्टेज है ये 42 दिन तक चलेगा, यानी कि 6 हफ्ते तक, जिसमें 33 इसराइली होस्टेजेस जिनको बंदी बना के रखा गया है इसराइल के लोगों को, उनको रिहा किया जाएगा, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल है। बदले में इसराइल की जानिब से भी जो फलस्तीन के प्रिजनर्स है उनको रिहा किया जाएगा। नंबर कितने हैं वो नहीं बताया गया है। ये तमाम के तमाम 33 जो होस्टेजेस हैं इनको पहले दिन ही रिहा कर दिया जाएगा। 2 मिलियन के करीब लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। किस तरह का रिस्ट्रिक्शन हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तमाम के तमाम लोग अपने घरों को वापस लौटना शुरू होंगे। यह आज सुबह 8:30 का नजारा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपने घरों की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं और देखना चाहते हैं कि उनके घरों में कुछ चीजें बचे हैं या फिर उनका घर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका है। क्या हुआ है वो तो अभी घर पहुंचने के बाद पता चलेगा। और लोगों के पास खाने पीने का सामान भी मौजूद नहीं है। इसकी वजह से रोजाना सिर्फ 100 लॉरीज अलाउ किए जाएंगे जो खाने पीने का सामान पहुंचाएंगी। सेकंड स्टेज में किस तरह से वहां पे गवर्नमेंट लाई जाएगी इसके ऊपर बात होगी, और आज से 16 दिन के बाद में किस तरह से गवर्नमेंट लाना है इसके ऊपर बातचीत होना शुरू हो जाएगी। और सेकंड स्टेज का सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, परमानेंट एंड टू द वॉर, यानी कि जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ये 6 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे, हमास का कंट्रोल पूरी तरीके से वहां पे खत्म कर दिया जाएगा और एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अक्टूबर 7 जैसा वाकया दोबारा पेश आए। इसी वजह से इसराइल ने ये भी शर्त रखी थी जिसको अभी मान लिया गया है, सीज फायर डील में साइन कर लिया गया है। खतर इसके अंदर मीडिएटर था और खतर का कहना है कि 13 महीने पहले ही इसराइल के सामने बोल दिए थे ऐसा हम करेंगे बोल के, लेकिन इसराइल की जानिब से ही डीले हो गया बोल के इस तरह का इल्जाम खतर की जानिब से लगाया गया है। This is the framework that we have signed 2 days ago, is the same framework that we agreed on in December 23, which is basically 13 months of a waste of negotiating details that has no meaning and doesn't worth any single life that we lost in Gaza or any single life of those hostages that lost their life because of the women, because they are among everyone else. पहले ही बोल दिए थे हमास वाले अपना कंट्रोल छोड़ देते, वहाँ पे एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आते, बल्कि परमानेंट एंड हो जाता, जिसकी वजह से वॉर के लिए और जो 13 महीने से जंग हो रही थी वो भी नहीं होती। यानी कि सामने वाला हथियार डालने के लिए रेडी था और इसराइल की जानिब से डीले किया गया इतना ज़्यादा। इस तरह का इल्ज़ाम खतर की हुकूमत की जानिब से लगाया गया है। वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीन का हिस्सा है इसके ऊपर महमूद अब्बास की हुकूमत है। महमूद अब्बास कह रहा है कि गाज़ा का कंट्रोल ये लेने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा इसको कंट्रोल दिया जाता है या फिर वहाँ पे इलेक्शंस किए जाते हैं या फिर क्या होता है। कई लोग इसको डमी प्लेयर भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अब मौका मिला है, कंट्रोल लेने के वास्ते जगह मिल रही है, सब मिल रही है। और ख़तर वाले क्या कर रहे थे, हमेशा हर महीना लोगों को पैसे ही भेजते, तो बीच में पैसे मारने का मौका भी मिलता जो भी वहाँ पे हुकूमत में रहता उसको। अब सच में पैसे मारते या नहीं मारते ये तो वक्त बताता, लेकिन जो ऑफर आया है इनकी जानिब से आ चुका है। जैसे ही सेकेंड फेज में परमानेंट एंड टू द वॉर हो जाएगा, उसके बाद में इसराइल के जितने भी होस्टेजेस है उनको रिहा कर दिया जाएगा और फलस्तीन के जितने प्रिजनर्स है इसराइल के जेलों में उसमें से 1000 लोगों को रिहा किया जाएगा। और एक इसराइल के ऑफिशियल ने बीबीसी को यह बात बताया कि कोई भी एक जना भी उसमें मर्डर करा सोए उन लोगों को रिलीज नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी कातिल को रिलीज नहीं किया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में कोई यूट्यूबर आपको बोल रहा है ये कातिल को रिलीज कर दिए, इतने लोगों को मारा था, बल्कि अगर उन्हें उसके व्यूज लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए चला रहा तो आप उसको बोल सकते हैं कि कोई भी मर्डर करने वाले को नहीं रिलीज करे रे भाई बोल के। और सेकंड फेज में ही इसराइल के जो बाकी के ट्रूप्स है, जैसा ये रफा बॉर्डर छोड़ के गए अभी सुबह में, वैसे ही इसराइल वाले क्या करेंगे, जितने भी गाजा के इलाकों में पूरे के पूरे विड्रॉ कर लेंगे। यानी कि अगर फेज 1 सक्सेसफुल हो जाता तो फेज 2 के एंड में ये होगा कि इसराइल की आर्मी गाजा छोड़कर जाएंगी। 7 अक्टूबर से पहले भी यहाँ पे इसराइल की आर्मी नहीं थी। उसके बाद में आएगा थर्ड फेज में ये होगा कि गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू होगा, यानी कि ये तबाही जो बर्बादी हुई इसको साफ करेंगे, ये मलबा निकालेंगे, उसके बाद में यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनना भी शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स बनेंगे यहाँ पे। अब देखना क्या क्या प्लान है उन लोगों का। ये सालों लंबा प्रोसेस है थर्ड फेज। खतर की, इजिप्ट की और यूएसए की निगरानी में ये सब तमाम चीज़ें होंगे, यानी कि ये लोग बीच में रह के सब चीज़ों को संभालेंगे, बीच में कौन सी भी सिचुएशन बिगड़ने से रोकेंगे। जैसे ये डील हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसराइल से ये वीडियो सामने आया है। इसराइल में लोग जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि जितने भी हॉस्टेजेस थे वो अभी वापस आ रहे हैं।
सीज फायर डील होने के बाद में जितने भी प्रेस वाले थे, इतने दिन से मीडिया कवर कर रहे थे, जो भी वाक़यात पेश आ रहे थे उनके वीडियोस ये लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे थे, यहाँ से वहाँ से जुगाड़ करके, इंटरनेट लगा के, बैटरियों से फ़ोन चार्ज करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये न्यूज़ आ गई कि सीज़ फायर की डील हो गई, सुबह में लोग नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद में खुशियाँ मनाएं और जो लाइफ जैकेट से लोग पहन के थे उन लोगों को भी उतारे। अभी लोग वापस अपने घरों को जाना शुरू कर चुके हैं। इन चिच्चा को रुका कर पूछे, इन्होंने लेके जा रहे थे कुल्हाड़ी, तो इनको पूछे क्या कर रहे तुम, कहीं को कुल्हाड़ी लेके जा रहे थे? इन्होंने बोलेंगे जो भी टूटा हुआ है उसको वापस बनाएंगे। راح يا عم ابراهيم على الدار ان شاء الله هيك. طب والدار مهدوده وين مش مدوشه بنعمرها بنعاود هم يهدوا احنا بنعمر. بتسليمهم الى الجانب الاسرائيلي اي فلسطينيين ينتظرون ايضا الافراج عن الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيليه والتي كان الجيش। लोग अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियोस भी आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि काफ़ी सारे अरब्स भी इसराइल का हिस्सा है, यानी कि इसराइल के सिटीजन्स है। करीब 20% के करीब जो अरब के लोग हैं, जो मुस्लिम्स है, वो लोग इसराइल का हिस्सा है। और यहाँ तक कि इसराइली आर्मी में भी वो लोग ज्वाइन करके आर्मी के लिए भी काम करते हैं। और इसराइल के अंदर 6 से 7 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। वो लोग और ये लोग में डिफरेंस ये है कि वो लोग 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करते, यानी कि इसराइल अलग देश रहना, हमारा अलग देश रहना, बल्कि इस तरह की बात नहीं करे। बल्कि वो लोग जब इसराइल वाले आए, इसराइल वाले हुकूमत में आ गए, वहीं रहे, अपने घर छोड़कर नहीं भागे, बल्कि हमारा भी अलग कंट्री होना बोल के अलग दूसरी जगह नहीं चले गए। अगर ये लोग भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, हम भी इसराइल का हिस्सा बन के रहना बोलते, तो देखिए तमाम फैसिलिटीज़ जो इसराइल के हर सिटीज़न को मिलती वो तो इनको मिलती ही, साथ ही साथ जब इलेक्शंस आते तो एक अरब्स की अच्छी गवर्नमेंट बन सकती थी। वहाँ पे 45 से 50% तक वोट इन लोगों के रहते थे। फिर इसराइल के अंदर अरब का प्राइम मिनिस्टर बनता बोले तो इसराइल भी ये बात को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आप लोगों का दिमाग लगा के सोच सकते। इसराइल तो बिल्कुल भी नहीं चाहता ऐसा होना बोल के। 2 स्टेट सोल्यूशन का टॉनिक पिला के बेचारों को कितनी तकलीफ दी गई आप यहाँ पर देख सकते। कई हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, हज़ारों लाखों लोग जो सो ज़ख्मी हो चुके हैं, घर छोड़ के भागने पे मजबूर हो चुके हैं। आम सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। और 2 स्टेट बोल रहे तो एक स्टेट तो इसराइल का रहना बोल रहे ना, तो फिर एक्सेप्ट कर लेते, इसराइल को रिकॉग्नाइज करना फिर पूरे मुस्लिम कंट्रीज मिलके। दोगले और मुनाफिक लीडरों की वजह से आज फ़लस्तीन के लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। और दूसरी जानिब जो तबाही और बर्बादी आई वो किस वजह से आई? 7 अक्टूबर का अगर अटैक नहीं करते तो ये सब होता भी नहीं था। कुछ लोग बोल रहे पहले भी इसराइल हमला करता था, ये करता था, तो भाई वो वेस्ट बैंक था, गाज़ा था, गाज़ा के ऊपर इसराइल हमला नहीं करता था, बल्कि गाज़ा में से जब रॉकेट मारे गए तो उसके वास्ते भी पहले सीज़ फायर करे। 2006 से सीज़ फायर कर रहे, हर साल, हर 1-2 साल में सीज़ फायर होते रहता। इसराइल से जाके हाथ मिला लेते, रॉकेट नहीं मारते बोले, फिर तोड़ते। वादा खिलाफ़ी कौन कर रहे? वादा खिलाफ़ी करने की दीन इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता। और अगर कोई मुसलमान कर रहा तो देखिए उन्हें इस्लाम का दुश्मन है। और वैसे दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को खुद मुसलमान जो है सो आके सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे थे, उल्टे सीधे काम कर रहे थे। लेकिन अब जो ये सीज़ फायर हुआ है, ये फ़लस्तीन के लोगों के लिए राहत का सबब बना है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा यहाँ पे पीस रहेगा इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में। और जंग करने से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, जंग सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान लेके आती है। आम लोग मारे गए, कितना बड़ा नुकसान हुआ ये तो आप लोगों ने देखा। आप लोगों की क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।